हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 11th। तो चैप्टर क्या है हमारा 11th की वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वर्त क्या होता है, ये तो वर्त का जो नॉर्मल बेसिक था वो तो हमने 10th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11th का जो बेसिक है वो, ठीक है। तो वर्त की मैं आपको फिर से थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ 10th चैप्टर के बेसिक का। तो वर्त किसे कहते हैं, वर्त क्या होता है, ये एक वर्त है, ठीक है। वर्त किसे कहते हैं, तो वर्त की परिभाषा क्या होती है, वर्त को हम कैसे बनाते हैं, प्रकार व पेंसिल की सहायता से वर्त बनाते हैं, ठीक है। ये कोई बीच का बिंदु है, इस पर हमने प्रकार की नोक रख दी और इसको फिर ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो वर्त की आकृति मिलेगी हमें, ठीक है। ये क्या होता है, प्रकार की नोक हम कहाँ रखते हैं, इस बिंदु पर। बीच का जो बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हैं और प्रकार को इतना घुमाते हैं। फिर माना हमने प्रकार को, यहाँ पर पेंसिल की नोक है, ये प्रकार की नोक है, ठीक है। यहां से घुमाना हमने स्टार्ट किया है, पेंसिल यहां से घूमनी स्टार्ट हुई और वापस इसी बिंदु पर आ गई। तो ये चीज क्या होती है, ये तो हो गया केंद्र वर्त का। और ये जो प्रकार की नोक केंद्र पर रखी हमने और ये क्या रखी, पेंसिल की नोक रखी यहाँ पर। तो पेंसिल की जो नोक थी उसने कितनी दूरी ये तय की है, ये जो गोलाई आई है ये क्या होती है, वर्त की परिधि होती है। इसे क्या कहते हैं, वर्त की परिधि कहते हैं, इसी लंबाई को। यानी ए बिंदु है ये कोई, हमने ए बिंदु से पेंसिल को घुमाना स्टार्ट किया और वापस इसी बिंदु पर आकर रुक गई हमारी ये वर्त की आकृति बन गई, ठीक है। तो ये जो पेंसिल ने जितनी ये जो लंबाई, पेंसिल इस लंबाई पर जितनी गोलाई पर एक चक्कर लगाया पेंसिल ने, ए बिंदु से लेकर वापस ए बिंदु पर आ गई, तो ये जो जितनी लंबाई हुई, जितनी दूरी हुई, ये लंबाई जो गई इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक है। ये गोल गोल जो आकृति है बाहर की, इसको पूरी जो लंबाई होती है इसको कहते हैं वर्त की परिधि, ठीक है। वर्त किसे कहते हैं, तो वर्त किसे कहते हैं, ये एक निश्चित कोई बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से, ये एक निश्चित बिंदु हो गया, निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ, ठीक है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ बिंदु के चारों ओर घुमाने पर बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, वर्त कहते हैं, ठीक है। ये तो वर्त हो गया। और ये जो बाहर की आकृति है गोल गोल, ये क्या हो गई, वर्त की परिधि हो गई। और ये केंद्र होता है वर्त का, ठीक है। और त्रिज्या क्या होती है, केंद्र को यदि परिधि से मिला दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब ओ से लेकर बी तक की जो दूरी है ये क्या हो गई, वर्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ओके। अब व्यास किसे कहते हैं, व्यास यानी वर्त की मध्य बिंदु से गुजरने वाली, व्यास क्या होता है, ये वर्त है, ठीक है, ये केंद्र है। तो वर्त के मध्य बिंदु से गुजरने वाली, मध्य बिंदु से कौन सी रेखा गुजरेगी, जो केंद्र से, केंद्र क्या होता है, एकदम मध्य में होता है, ठीक है। तो मध्य बिंदु से, वर्त के मध्य बिंदु से गुजरने वाली वह रेखा जो वर्त की, ये परिधि हो गई, वर्त की परिधि को दोनों तरफ स्पर्श करती हो, यहां भी स्पर्श कर रही है और यहां भी स्पर्श कर रही है। तो ये जो ए बी दूरी हो गई, ये क्या हो गई, वर्त का व्यास, ठीक है। और वर्त का व्यास क्या होता है, हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या तो होती है केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, यहां तक की दूरी, और व्यास क्या होता है, दोनों तरफ केंद्र से होता हुआ निकलता है और परिधि को दोनों तरफ स्पर्श करता है, ये होता है व्यास। तो व्यास को हमेशा डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो डी बराबर आप लिख सकते हो 2r। आर क्या है, त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या यानी व्यास की दुगनी होती है त्रिज्या, ठीक है। अब यहां से यदि हमें त्रिज्या ज्ञात करनी हो आर, तो आर ज्ञात करेंगे तो आर बराबर क्या हुआ, d/2, यही होगा। तो ये हो गई वर्त की परिधि, केंद्र, वर्त और व्यास। और इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्त का चाप किसे कहते हैं, चाप। तो चाप यानी वर्त की जो परिधि होती है, परिधि के किसी भी टुकड़े को क्या कहते हैं, वर्त का चाप कहते हैं। ये परिधि है, मानो यहां तक हमने ये इतना सा टुकड़ा ले लिया, ठीक है। तो ये टुकड़ा क्या कहलाएगा, यहां से लेकर, इसको नाम दे दो आप ए बिंदु और इसको बी, तो ये ए से बी तक की दूरी क्या हो गई, वर्त का चाप हो गया, ठीक है।
और इसको हम यहां से मिला दें इस तरह, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो था चाप, अब ये क्या हो गया, त्रिज्य खंड हो गया। त्रिज्य खंड, चाप किसे कहते हैं, चाप तो वट की परिधि के किसी भी टुकड़े को, यानी इतनी जो वट की परिधि का टुकड़ा काट लिया उसे क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। चाप भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के कैसे होते हैं, ये जो छोटा टुकड़ा है, ये छोटा टुकड़ा, इसको तो कहते हैं लघु चाप, ठीक है। और जो बाहर का ये बड़ा टुकड़ा बच गया, इसको क्या कहते हैं, दीर्घ चाप, ठीक है। अब बात करते हैं जीवा। जीवा किसे कहते हैं, ये तो व्यास है, तो जीवा कहते हैं कि ये क्या है, जीवा होती है, यानी वट के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको जीवा कहते हैं, ठीक है। तो ये आकृति क्या हो गई, जीवा हो गई। आ रहा है समझ में, ये बेसिक मैंने वैसे आपको बता दिया 10th चैप्टर में। अब बात करते हैं त्रिज्य खंड की। त्रिज्य खंड क्या होता है, तो ये जो आकृति है, ये फिर से बनाते हैं। 11th चैप्टर जो है वो किस पर डिपेंड है, त्रिज्य खंड पर ही है। तो त्रिज्य खंड क्या होता है, ये हो गया एक वट, ये है वट का केंद्र, ओके। आप लोग ये जानते हो कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है, केंद्र पर पूरा कोण जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, यही होता है। पूरा जो वट होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसके केंद्र पर जो पूरा कोण है थीटा, वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। जानते होंगे आप लोग कैसे होगा, जैसे ये तो पूरा घुमाना पड़ेगा हमें, ये कोई नोक रख ली हमने यहाँ पर प्रकार की, ठीक है, और यहां से हमने स्टार्ट किया प्रकार को, इसके ठीक बराबर से हमने पेंसिल घूमना स्टार्ट कर दिया। अब यहां तक पेंसिल आ गई, तो ये तो एक सीधी सरल रेखा बन गई। तो ये तो कितनी हो गई, 180 डिग्री की होती है सरल रेखा पर कोण कितना होता है, 180 डिग्री का। और वट कब बनेगा, जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगी यहाँ से, तो अब इतनी दूरी और हो गई, ये पूरी टोटल दूरी कितनी हो गई, 360 डिग्री। तो ये जो कोण होता है ये हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री का ही होता है, ठीक है। तो अब करते हैं हम त्रिज्य खंड की बात। त्रिज्य खंड क्या होता है, ये क्या है, केंद्र है। केंद्र को हमने एक तो इस बिंदु से मिला दिया और एक इस बिंदु से, ठीक है। अब ये क्या है, एक त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड की, वैसे त्रिज्य खंड की परिभाषा क्या होती है कि दो त्रिज्याएं और उनके संगत चाप के बीच की जो दूरी होती है इसको कहते हैं त्रिज्य खंड, ठीक है। तो ये जो छोटा है, छोटा हिस्सा है, इसको तो कहेंगे लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। और ये जो बड़ा टुकड़ा है इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। ये कोई ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये ओ बिंदु है, ठीक है। अब यहां पर ये जो केंद्र पर क्या है, ये कोण बना रही है यहाँ पर त्रिज्य खंड पे, तो थीटा, ये कोई कोण है थीटा, ठीक है। अब ये पूरा कोण तो कितना है, 360 डिग्री का है, और ये जो लघु त्रिज्य खंड है ये थीटा, यानी कोण तो है ही है यहाँ पर, चाहे कितनी डिग्री का हो, तो थीटा मतलब कोण मान लिया इसको। तो ये हो गया थीटा। अब हमें क्या है, हमारा मेन मुद्दे पर आते हैं कि वट के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वट के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि वर्तीय क्षेत्रफल का, ये जो वर्तीय पूरा वर्त है, वर्तीय क्षेत्रफल का वह भाग, वर्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उसे कहते हैं त्रिज्य खंड। आ रहा है समझ में, वर्तीय क्षेत्रफल पूरा ये वर्त हो गया, वर्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और चाप, संगत चाप से घिरा हो उसको क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। और त्रिज्य खंड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो लघु त्रिज्य खंड और एक होता है दीर्घ त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड की परिभाषा आप लोग लिख सकते हो, साथ साथ लिख लेना कि वर्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो जीवाओं, जो त्रिज्याओं है उसके संगत चाप से घिरा हो, ठीक है। वर्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो त्रिज्याओं है संगत चाप से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। और त्रिज्य खंड दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला लघु त्रिज्य खंड,
लघु त्रिज्यखंड, और दूसरा होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड कौन सा होता है? ये जो छोटा हिस्सा है वो होता है लघु त्रिज्यखंड, और ये जो बाकी का हिस्सा बच गया, ठीक है, ये पूरा हिस्सा, इसके अलावा जो हिस्सा बचा है वो क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो अब लघु त्रिज्यखंड हम लिखें, त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल ज्ञात करने की फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का अलग होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें एक तो जरूरत है कि पूरे वर्त का क्षेत्रफल, वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, वर्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है। ये तो हो गया पूरे वर्त का क्षेत्रफल, और हमें किसका निकालना है? एक इस छोटे हिस्से का, ये जो लघु त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? ये क्या है? थीटा। थीटा कौन है? पूरा कोण कितना है? 360 डिग्री का है, तो ये क्या हो गया? थीटा एक हिस्सा, यानी 360 का थीटा हिस्सा है। ठीक है, तो आप लिख देना कि ये थीटा 360 डिग्री का है, इनटू में लिख दो पाई आर स्क्वायर। पूरा क्या है? पाई आर स्क्वायर है। वर्त का क्षेत्रफल पूरे का क्या होता है फॉर्मूला? वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे वर्त का अगर हम क्षेत्रफल निकाले तो उसके लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। और अब हमें इस त्रिज्यखंड का निकालना है, तो ये तो क्या हो गया? कोण थीटा कोण है, पूरा कोण 360 डिग्री होता है, तो इसका हम थीटा हिस्सा, 360 का थीटा हिस्सा लेंगे, इनटू में पाई आर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया लघु त्रिज्यखंड का। अब हम दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये तो थीटा हिस्सा था, अब ये जो बचा है वो कितना हो गया? उसमें से हम थीटा घटा देंगे, यही होगा। ये पूरे का पूरा जो हिस्सा है वो 360 माइनस थीटा हो जाएगा, यही होगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि 360 माइनस थीटा हिस्सा है। ये हिस्सा क्या है? 360 माइनस थीटा है। टोटल क्या है? 360 डिग्री है, तो इनटू में लिख दो पाई आर स्क्वायर। ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि नोट लगाकर आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी। नोट, ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि कोण थीटा वाले, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड खंड के संगत चाप की लंबाई, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। ठीक है, ये क्या है? चाप है एक। ठीक है, अब चाप की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, चाप भी कितने प्रकार के होते हैं? एक तो लघु चाप, लघु होता है, और एक क्या होता है? दीर्घ चाप होता है। ठीक है, अब ये चाप है यहां से लेकर यहां तक, और बाकी कितना टुकड़ा बच गया? इतना, तो ये तो हो गया दीर्घ चाप, और ये क्या हो गया? लघु चाप। इस चाप की हमें लंबाई ज्ञात करनी हो, का क्षेत्रफल, सॉरी, इस जो ये चाप है इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, इतने से टुकड़े की। ठीक है, तो ये छोटा टुकड़ा है, ये तो हो गया लघु चाप। ये क्या है? लघु चाप। और ये जो बड़ा हिस्सा बच गया ये क्या हो गया? दीर्घ चाप। अब ये चाप किस पर डिपेंड कर रहा है? चाप परिधि से संबंधित है, यानी प्रकार के चाप क्या होता है? एक परिधि का ही तो टुकड़ा होता है, परिधि में से काट ले। हमने जब बात की कि वर्त का त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड तो क्या था? वर्त का जो क्षेत्रफल था उसमें से हमने, वर्त का जितना क्षेत्र था उसमें से हमने ये इतना टुकड़ा काट दिया वर्त के अंदर से। अब बात चल रही है यहाँ पर वर्त की परिधि, चाप की, तो चाप तो वर्त की परिधि का ही टुकड़ा होता है। ठीक है, तो हमें याद होना चाहिए कि वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। यही होता है वर्त की परिधि का फॉर्मूला, आप लोगों को याद होगा। अब ये एक चाप है, ठीक है, अब इस चाप की हमें लंबाई ज्ञात करनी है।
ठीक है। इस चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे हम, तो ये क्या है, इसका लंबाई किससे संबंधित जो कोण क्या है, थीटा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें दो प्रकार के चाप की लंबाई भी, एक तो है लघु चाप, तो इसका फॉर्मूला, तो ये जो चाप का ए और बी बिंदु है, ये मतलब केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। ये तो लघु चाप और बड़ा चाप जो सेम वही चीज है, ठीक है। लघु त्रिज्या खंड पर क्या था, पाई थीटा बटे 360 डिग्री। तो ये भी क्या होगा कि चाप के जो ए व बी बिंदु केंद्र पर थीटा कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना है, 360 डिग्री, तो ये तो थीटा हिस्सा है इसका, तो यही होगा इसका फॉर्मूला भी, थीटा बट्टे 360 इंटू में जो परिधि का फॉर्मूला आता है वो लिखना है 2 पाई आर। ओके, इसी प्रकार दीर्घ चाप का फॉर्मूला, दीर्घ चाप की लंबाई, लंबाई को एल से लिखते हैं, ठीक है। दीर्घ चाप की लंबाई, तो दीर्घ चाप क्या हो गया, ये चाप जो बचा है वो, तो बचा है वो हिस्सा कितना हो गया 360, इसे थीटा ही घटाएंगे, वही होगा, तो 360 डिग्री में माइनस थीटा कर दिया, टोटल कितना है 360 डिग्री है, इंटू में 2 पाई आर। ये हो गया दीर्घ चाप का क्षेत्रफल, दीर्घ चाप की लंबाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वर्तखंड का, यानी वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल यहां पर कर लेते हैं। ये क्या है, वर्त है, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का यानी वर्त के कोई टुकड़ा है वर्त का, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। ये कोई टुकड़ा ले लिया हमने, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया, लघु चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई, अब है वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये क्या है, वर्तखंड, ये जीवा क्या है, ये जो जीव है ये वर्त को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा कि वर्तीय क्षेत्र का, वर्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा व संगत चाप से घिरा हो। अब जीवा व संगत चाप से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, वर्तखंड। अब वर्तखंड भी कितने प्रकार का होता है, एक तो लघु वर्तखंड होता है, एक होता है दीर्घ वर्तखंड। अब ये जो हिस्सा है ये तो क्या हो गया, लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड है, और ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया, दीर्घ वर्तखंड, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम। वर्तखंड भी 2 प्रकार के होते हैं, वर्तखंड की परिभाषा आप लोग लिख लेना कि वर्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा व उसके संगत चाप से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, वर्तखंड का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। अब वर्तखंड भी 2 प्रकार के हो गए, एक तो लघु वर्तखंड हो गया, एक दीर्घ वर्तखंड हो गया। जो बड़ा हिस्सा है ये ऊपर वाला, ये तो दीर्घ वर्तखंड हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, लघु वर्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, लघु वर्तखंड का, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, कैसे निकालेंगे, ये क्या है, केंद्र है, ठीक है। अब ये जीवा है, इसको नाम दे दो आप ए बी, इस जीवा से ये हमने 2 त्रिज्याएं खींच दी। अब हमें किसका निकालना है फॉर्मूला, की लघु वर्तखंड का निकालना है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी, एक बार आप इसको भूल जाओ, ये पूरा क्या है, त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड है पूरे का पूरा, ये इतना हिस्सा जो है ये क्या है, ये हिस्सा, एक बार के लिए आप इस जीवा को भूल जाओ, ये पूरा है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा क्या है, त्रिज्य खंड है। तो सबसे पहले आप त्रिज्य खंड का फॉर्मूला लिख दो। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या था, ये केंद्र पर थीटा को अंतरित कर रहा है, तो थीटा बट्टे 360 डिग्री यही था, और इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इंटू में पाई आर स्क्वायर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये पूरे का हो गया, अब हमें ये हिस्सा अलग करना है, ये नीचे वाला हिस्सा
हिस्सा अलग करना है हमें इसमें से, ठीक है। खाली इसका क्षेत्रफल चाहिए हमें लघु वर्तखंड का। इतनी जो आकृतियां छायांकित की गई है इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला त्रिभुज है, तो हम इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो फिर क्या बचेगा? पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ले लिया हमने इतना, इसमें से हम ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये इतना टुकड़ा बचेगा नीचे वाला छायांकित किया हुआ भाग, हमें इसका ही क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें से माइनस कर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो हो गया लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। क्या हो गया कि ये जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल था इसमें से हमने ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया, तो हमें ये जो लघु वर्तखंड था उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो, अब ये हिस्सा, अब इससे जो ऊपर वाला ये हिस्सा हमें पूरा ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे हम? फॉर्मूला कहां लिखे? ये तो हो गया लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ये पूरी आकृति क्या है? वर्त है, ठीक है। इसमें से लघु वर्तखंड का ये जो क्षेत्रफल है ये घटा देंगे पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से, ठीक है। तो वर्त का पूरा वर्त का क्षेत्रफल है उसमें से ये लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल है वो घटा देंगे तो ऊपर वाला हिस्से का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर, पूरे वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दो लघु वर्तखंड का, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। आ रहा है समझ में? तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? ये रहा। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हो गया दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा लगेगा यहाँ पर? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगने के लिए दो प्रकार के फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने होंगे। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि ऊंचाई दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू में आधार इंटू ऊंचाई। एक तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। दूसरा समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए क्या होता है यहाँ पर? भुजा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11th चैप्टर का बेसिक, ओके। अब ये अच्छे से याद कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।